तो पहला क्वेश्चन जो है, इंडस्ट्री विथ फ्यू फर्म इज टर्म एज, कि अगर इंडस्ट्री में कुछ ही फर्म है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ओलिगोपोली। मोनोपोली में तो वन होगा, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर होगा, ठीक है। सेलर मतलब फर्म, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। नेक्स्ट है कि होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कि होमोजेनिटी मतलब कि समरूप उत्पाद कहाँ पर किस में होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मोनोपोली में भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, और सम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो क्वालिटी को भी डिस्क्रिमिनेट थोड़ा सा करेगा, डिफ्रेंशिएशन। और ओलिगोपोली में तो ये क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करता है, तो यहाँ पर होमोजेनस तो होगा नहीं बल्कि हेट्रोजेनस होगा। नेक्स्ट जो है, डिसकंटिन्यू ऑफ एमआर कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, कि एमआर कर्व जो होता है वो डिसकंटिन्यू किस में होता है, तो ये हमारा स्वीजी मॉडल में होता है, ओलिगोपोली में, ठीक है। नोट मॉडल में तो हमारा रिएक्शन डिमांड कर्व होता है कि एक ये दूसरा का ये कंटिन्यू होता है ना। बटन एंड में ये डिमांड को फिक्स करता है, और बटन एंड में प्राइस को फिक्स करता है। और पीसीयूजी जो है वो मॉडर्न जो किंग डिमांड कर्व है वो करता है। जब किंग डिमांड होता है तो इसी कारण से यहाँ पर इसका जो एमआर होता है वो यहाँ पर डॉटेड डॉटेड होता है, और एमसी जो होता है किसी का एक नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है, यही कारण से यहाँ पर एमआर भी डॉटेड डॉटेड होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ कुड नॉट मॉडल इज, तो कुड नॉट मॉडल का एक्सटेंशन कौन सा होता है, स्टेकलबर्ग, ठीक है। कुड नॉट मॉडल तो खुद ही बोल रहा है तो ये नहीं होगा। और बटरलैंड जो होता है कि इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट देता है, कि कुड नॉट जो है वो बोलता है कि क्वांटिटी फिक्स करता है ना, क्वांटिटी फिक्स करता है। लेकिन ये जो बटरलैंड है ये बोलता है कि नहीं, प्राइस फिक्स करता है, आइसो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट लेके काम करता है, ठीक है। तो ये स्टेकलबर्ग याद रखिएगा, एक्सटेंशन ऑफ कुड नॉट मॉडल। और बटरलैंड जो है वो प्राइस फिक्स करता है, कांस्टेंट करता है, जबकि कुड नॉट जो है वो क्वांटिटी को फिक्स करता है ना। लेकिन स्टेकलबर्ग जो है ये चार देता है, फ्लोवर लीडर, लीडर फ्लोवर, फ्लोवर फ्लोवर और लीडर लीडर, ठीक है। तो लीडर लीडर जब बनता है तो इसमें गला काट प्रतियोगिता होता है, ठीक है। और इन लोगों बटरलैंड, कुड नॉट और ये दोनों जो है वो ये मान के चलता है कि प्रीवियस मिस्टेक से कोई भी सीखता नहीं है फर्म, लेकिन स्टेकलबर्ग बोलता है कि नहीं, सीखता है प्रीवियस मिस्टेक से, ठीक है। विच मॉडल एज्यूम दैट राइवल टू कीप इट्स क्वांटिटी कांस्टेंट, है ना। तो क्वांटिटी कांस्टेंट भी बोलता है या क्वांटिटी फिक्स भी बोलता है, तो ये किसके टर्म में आएगा, कुड नॉट के टर्म में आएगा। नेक्स्ट है कि द डिमांड कर्व ऑफ द कमोडिटी, the demand curve of the monopolist is x equal to 50 minus 0.5 p and cost function is c equal to 50 plus 4x। तो ये आपका दिया हुआ है और इसे आपको निकालना है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एट प्रॉफिट, है ना, कि मार्जिनल रेवेन्यू कहां पर होगा, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो ये आपका सॉल्व करना होगा, है ना। तो पहले यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 50 माइनस 0.5 पी, और दूसरा जो है क्या है, c इक्वल टू 50 प्लस 4x, c इक्वल टू 50 प्लस 40x, यही है, मैच कर लेते हैं 50 प्लस 15। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर c जो है वो x के टर्म में, x इंडिपेंडेंट है, c इज अ फंक्शन ऑफ x, जबकि यहाँ पर क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ t। तो हमको दोनों में सबसे पहले बराबर करना होगा कि ये जो डिमांड है, डिमांड भी आपका p इज अ फंक्शन ऑफ x करना होगा और c इज अ फंक्शन ऑफ x करना होगा, ये दोनों x करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको कन्वर्ट करेंगे कि 0.5 p इक्वल टू, हम लोग इसको चेंज करेंगे, है ना। तो 0.5 को इधर करेंगे और x को इधर करेंगे, तो 50 माइनस x, तो यहाँ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 बटा 0.5 माइनस x बटा 0.5। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बैठेगा और यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो इधर 10 होगा। इसको अगर हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2x, तो ये p इक्वल टू हमारा निकल गया 100 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको TR निकालते हैं, तो ये TR इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास C भी निकल गया, है ना, ये C हो गया, और यहाँ से हमारा
टी आर हो गया। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए, एम आर इक्वल टू एम सी, ठीक है। या फिर इसको हम लोग पाई इक्वल टू क्या होगा, टी आर माइनस टी सी। तो पाई इक्वल टू टी आर कितना आ गया, 100x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50 माइनस 40x, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर कि मार्जिनल रेवेन्यू एट मैक्सिमम प्रॉफिट, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू भी पहले निकाल लेते हैं कि इसे ए एम सी कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर एम आर कितना हो जाएगा, एम आर जो होगा वो क्या होगा 100 माइनस 4x। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहां पर एम आर कितना होगा, उसके लिए हम लोग को मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर लगाना होगा। तो 100x माइनस 40x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 60x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 50। तो अब इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाएंगे डी पाई बाई डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 4x, और ये जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 माइनस 4x। तो यहाँ पर ठीक है 20 चौका 60 नहीं होगा, गलती हो गया था, है ना, 15 चौका 60। तो x इक्वल टू कितना आ गया 15। तो एम आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 4 इंटू 15। तो एम आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 15 चौका 60। तो एक्चुअली यहाँ पर एम आर कितना आ गया आपका 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा था, मार्जिनल फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू एट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है कि इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज प्राइस एट मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा वहां पर प्राइस कितना होगा। तो हमारा प्राइस निकालने का यहाँ पर जो प्राइस फंक्शन दिया हुआ डिमांड फंक्शन, उसी पे हम लोग पुट करेंगे। तो P इक्वल टू 100 माइनस 2x, x का वैल्यू कितना निकला है 15। तो P इक्वल टू 100 माइनस 15 दूना 30। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, ठीक है। यहाँ P इक्वल टू कितना हो जाएगा 70, तो इसका A हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बोलता है यहाँ पर इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो जो हमारे यहाँ प्रॉफिट आया है ये फंक्शन यहाँ पे ये प्रॉफिट आया जो हम लोग निकाले हैं, इसी में हमको x का वैल्यू पुट कर देना है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आया हम लोग का 15। तो यहाँ पर हम लोग पुट करके देखते हैं, पाई इक्वल टू 60 इंटू 15 माइनस 2 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 50। तो 15 छक्का 90, यहाँ पर 900 हो जाएगा माइनस 25 बचे 225 माइनस 50। तो ये क्या हो जाएगा 900 माइनस 5 दूना 10 दूना 4 1 5 दूना 4 और 1 5 माइनस 50। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे करना पड़ेगा टी आर माइनस टी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग इंडिविजुअली पहले टी सी निकाल लेंगे, उसके बाद टी आर निकालेंगे। तो टी सी हमारा कितना है सी इक्वल टू 50 प्लस 40x है। तो इसमें x के जगह पुट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 50 प्लस 600, टोटल जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट हमारा 650 आ जाता है। तो उसी तरह से टी आर अगर हम लोग निकालेंगे टी आर, तो टी आर को हम लोग सिंपली p इंटू एक्स भी निकाल सकते हैं। तो प्राइस हमारा कितना निकला है 70 और क्वांटिटी कितना हमारा है 15। तो ये दोनों को गुना करके हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1050। तो यहाँ पर पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा टी आर माइनस टी सी। तो टी आर हमारा कितना हो गया 1050 माइनस 650। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 400, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा 400। नेक्स्ट बोलता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ एमआर कर्व इन केस ऑफ एबव क्वेश्चन।
तो देखिए इस केस में एम आर कर्व जो है, एम आर कर्व कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ एम आर, तो एम आर हमारा कितना निकला था, ये टी आर, तो टी आर इक्वल टू कितना है हमारा 100x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 4x। तो बोलता है स्लोप ऑफ एम आर क्या होगा। तो देखिए किसी भी चीज का स्लोप अगर हमको निकालना होता है तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। तो डी एम आर इक्वल डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर एम आर को डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो इसका यही स्लोप हो जाता है, स्लोप ऑफ एम आर इक्वल टू -4। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा -4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द कंपनी इज फ्लोइंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देन इम्पैक्ट ऑफ लमसम टैक्स विल बी इंक्रीज इन प्राइस डिक्रीज इन प्राइस, कि अगर जब लमसम टैक्स लगता है तो उस प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है, तो इसका नो इफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कि प्राइस इफेक्ट कब करेगा, जब हमारा वेरिएबल when variable cost will be changed, जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट चेंज करेगा तभी हमारा प्राइस चेंज होगा, क्योंकि वेरिएबल का रिलेशन जो होता है किससे होता है, मार्जिनल कॉस्ट से। तो जब तक मार्जिनल नहीं चेंज होगा तब तक हमारा प्राइस भी चेंज नहीं होगा। तो अगर लमसम टैक्स लगाया जाता है, लमसम टैक्स, तो लमसम टैक्स क्या होता है कि एक मुश्त कि सरकार को आपके ना तो क्वांटिटी प्रोडक्शन पे लगाना है और ना ही उसका प्राइस पे लगाना है, बल्कि एक टाइम पीरियड में एक अमाउंट आपको बता दिया जाता है कि आपको साल भर में 600 रुपया देना है, 6000 देना है। तो इससे क्या होता है कि लमसम टैक्स में हमारा सिर्फ टीएफसी बढ़ता है ना, ऐसे टीएफसी की तरह काम करता है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एज इट इज ही रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट जब तक नहीं चेंज करेगा तब तक हमारा प्राइस भी नहीं चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि अगर सरकार लमसम टैक्स लगाती है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इलास्टिसिटी विल बी इन्फिनिटी होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व जो होता है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, और हॉरिजॉन्टल का क्या होता है, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होता है। नेक्स्ट जो है कि कैटल इज ए पार्ट ऑफ, तो कार्टेल जो है वो किसका पार्ट है, ओलिगोपोली का, है ना। तो ओलिगोपोली बेसिकली दो तरह से होता है, एक कोलिसिव होता है, कोलिसिव, और दूसरा नॉन कोलिसिव होता है। ठीक है, तो ये कार्टेल जो है हमारा कोलिसिव ओलिगोपोली, किंग डिमांड जो है वो नॉन कोलिसिव ओलिगोपोली का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म विल क्लोज डाउन इन शॉर्ट रन इफ AR इज लेस देन ABC, है ना, कि अगर AR इज ग्रेटर देन AC है ना, और AC इज ग्रेटर देन ABC है, तब तक फर्म क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर फर्म का वेरिएबल कॉस्ट भी अगर नहीं कवर होता है ना, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि मान के चलते हैं ये इसका AR है, ये MR है, यहाँ पर MR इक्वल टू MC है, और ये अपने मिनिमम पॉइंट पे काटता है, तो ये AC हो गया, ये MC हो गया, है ना। तो अगर ये AC, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, AR हो गया, है ना। तो ये अगर हमारा ऊपर रह जाए, ये यहाँ पे कि AC जो है वो हमारा ऊपर हो जाए, ठीक है, और इसके ऊपर हमारा ABC हो जाए, मतलब ABC के ऊपर AC हो जाएगा, तो इस केस में यहाँ पर जो नुकसान होगा, है ना, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वेरिएबल कॉस्ट भी
कवर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, ए आर, यहाँ पर ए सी सबसे बड़ा हो जाएगा, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी सी, और ए बी सी इज ग्रेटर देन ए आर। तो यहाँ ए आर सबसे छोटा है, तो कोई भी फर्म कब तक एग्जिस्ट कर पाएगा, जब तक उसका ए आर जो है वो ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर उसका वेरिएबल कॉस्ट अगर कवर हो रहा है तब तक वो फर्म एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं अगर कवर हो पा रहा है कि एबीसी इज ग्रेटर देन एआर हो जा रहा है, तो ये शटडाउन की कंडीशन होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ओलिगोपोली नंबर ऑफ फर्म आर, ये फ्यू होता है ना, टिपिकली 1 to 10 होता है, लेकिन फ्यू ही, कुछ ही माना जाता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन इंट्रोड्यूस बाय चैम्बरलिन, है ना, चैम्बरलिन ने पहले बार इम्परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट लाया था। विच टाइप ऑफ कंपटीशन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, तो ये मोनोपोली है ना, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है। तो देखिए ये सब बेसिकली जो हमारा कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो नहीं होता है वो किसमें नहीं होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है, नहीं होता है ना, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों जो है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन का ही पार्ट है, मोनोपोली है ना, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, तो ये सभी में कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होने का चांस रहता है, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्केट विथ 1 बायर एंड 1 सेलर इज कॉल्ड, कि अगर बाजार में एक खरीदने वाला है और एक ही बेचने वाला है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायलिटरल मोनोपोली। मतलब अगर एक बेचने वाला है तो उसको मोनोपोली बोलते हैं, और अगर एक खरीदने वाला है तो उसको मोनोपोली कहते हैं। और जब दोनों के बीच अगर लेन देन होता है, सिंगल बायर और सिंगल सेलर को, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलिटरल